हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आज हम लोग समाप्त कर लेंगे, सोल्यूशन विलेन। और काफी डिटेल में, काफी बढ़िया से हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक, यदि आप पूरा नहीं देखे हैं, ठीक, तो आप जरूर देखें, एकदम शुरू से हर एक वीडियो देखें, आपको एकदम मजा आ जाएगा और खूब बढ़िया नोट्स तैयार करें। ठीक बेटा, तो चले आज हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। और आज पढ़ने वाले हम लोग परासरण, ठीक, ऑस्मोसिस, परासरण। तो बेटा, परासरण है क्या, ऑस्मोसिस है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ देखो बेटा, तो अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परासरण। क्या क्या चीजें पढ़ना है हम लोगों को आज की क्लास में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू हो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, सबसे पहले आज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परासरण। परासरण, ठीक, यानी ऑस्मोसिस। इसे इंग्लिश में भैया कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। सबसे पहले परासरण पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं परासरण दाब। परासरण दाब, ध्यान दीजिए आप। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, परासरण दाब। भैया सबसे पहले परासरण, फिर परासरण दाब, ठीक। फिर हम लोगों को पढ़ना है तीसरे में, ध्यान दीजिएगा, परासरी, ठीक, अति परासरी, परासरी, अति परासरी एवं सम परासरी विलयन, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ये हम कह सकते हैं इसको सम परासरी, सम सम परासरी, अति परासरी एवं अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, ठीक बाबू। तो ये हम लोगों को पढ़ना बेटा, ठीक ना। और ठीक, परासरण हो गया, परासरण दाब हो गया, सम परासरी, अति परासरी एवं अल्प परासरी विलयन, ठीक। और फिर इसके बाद एक छोटा सा सवाल भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है भैया। तो चलते हैं हम लोग, इसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक एकदम बेहतरीन जबरदस्त होने वाला है, एकदम बने रहिए, खूब मेहनत से पढ़िए बेटा, ठीक। नोट्स जरूर बनाएंगे, कॉपी और पेन की सहायता से बैठे रहेंगे और पूरा लिखते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले परासरण, सबसे पहले भैया क्या परासरण, ये परासरण क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऑस्मोसिस है क्या, परासरण है क्या, ठीक है। तो देखें आप, सबसे पहले भैया वो हम लोग पढ़ने वाले हैं परासरण। एक एक बच्चा एकदम ध्यान से देखिए आप, एकदम मजा आने वाला है भैया, ठीक। ये परासरण कहते किसे हैं, ऑस्मोसिस कहते किसे हैं, तो सुनेंगे आप, परासरण कहते किसे हैं, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जब कोई ऐसा विलेन ले लेते हैं, ठीक, ध्यान देंगे आप, ठीक, और कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली, ध्यान देंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जब विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलेन से, ठीक, हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, परासरण एकदम परिभाषा एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जब, भैया ध्यान दें, जब विलायक के अणु, किसके अणु, विलायक, ध्यान दें, जब विलायक के अणु, जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध, हाँ ध्यान दें बेटा, जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक, ध्यान दें, जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक, को पार करके, भैया को पार करके कम सांद्रता वाले, कम सांद्रता वाले, ध्यान दें बाबू, कम सांद्रता वाले विलयन से
अधिक सांद्रता वाले विलयन, एकदम ध्यान से सुने, कितना बढ़िया पॉइंट है। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, विलयन की तरफ जाते हैं तो, ध्यान दें, जाते हैं तो इस क्रिया को ही भैया क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक, इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये परासरण हो गई। जब विलायक किरण, ध्यान देंगे आप, जब विलायक किरण, बेटा ध्यान दीजिएगा, जब विलायक किरणों अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं तो इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। ठीक, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं परासरण का, बहुत सारा ठीक एग्जाम्पल है भैया, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे जैसे, ठीक, जैसे में बेटा ध्यान दीजिएगा आप सभी, हाँ, जैसे मान लेते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जैसे किशमिश को, कोई किशमिश ले लिया आपने, ठीक, ध्यान दें आप, जब, ठीक, जैसे किशमिश को शुद्ध जली, ठीक, किशमिश को कहां रख देते हैं आप, शुद्ध जल में, शुद्ध जल में रखने पर, ठीक, किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर किशमिश, भैया हो किशमिश, ठीक, किशमिश फूल जाता है। ठीक, क्या कारण है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि किशमिश को बेटा शुद्ध जल में, किशमिश को यदि शुद्ध जल में रख दिया जाए तो किशमिश फूल जाता है, इसका कारण बताएं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, किशमिश फूल जाता है, किसके कारण, परासरण के कारण। किसके कारण फूल जाता है, ठीक, क्यों परासरण होता है, तो जाने आप, ध्यान दीजिएगा। जो किशमिश की दीवार है, परत है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जो प्लाज्मा में उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक, किशमिश की, वो क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और जब किशमिश को जल में डाल देंगे तो जानिए जो किशमिश के अंदर का विलयन है, समझेंगे, कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, और ध्यान दीजिए, किशमिश फूल जाता है, क्योंकि अभी हम पूरा थोड़ा सा इसको लिख के आपको और बढ़िया समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, किशमिश फूल जाता है, क्यों फूल जाता है, एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी लिख के आपको समझाएंगे, एकदम मजा आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किशमिश की झिल्ली, ठीक, किशमिश की झिल्ली क्या है, अर्ध पारगम्य है, अर्ध पारगम्य है। किशमिश की झिल्ली कैसी भैया, अर्ध पारगम्य है। किशमिश के अंदर, बेटा ध्यान दें, किशमिश के जो अंदर, ठीक, किशमिश के अंदर विलयन की सांद्रता जल से क्या है, अधिक है, जल से अधिक है, जिसके कारण, बेटा ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण, समझा, जिसके कारण जल के अणु, भैया, जिसके कारण जल के अणु, ठीक, जल के अणु यानी विलायक के अणु, ठीक, परासरण क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा, परासरण क्रिया द्वारा, भैया 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 ध्यान दीजिएगा, परासरण क्रिया द्वारा, ठीक, किशमिश के अंदर, किशमिश के अंदर, और ठीक ध्यान देंगे, किशमिश के अंदर जाने लगते हैं, जाने लगते हैं, जिसके कारण, देखो बेटा, जिसके कारण किशमिश फूल जाता है। ठीक, किशमिश क्या कर जाता है, फूल जाता है भैया। ठीक, क्योंकि जल प्रवेश कर गया, और प्रवेश करेगा तो फुलाएगा ही। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यह स्थिति है। पहले परासरण किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके
कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। जैसे किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर, बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर किशमिश फूल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किशमिश की झिल्ली अर्धपारगम्य है, किशमिश के अंदर विलयन की सांद्रता जल से अधिक है, जिसके कारण जल के अणु परासरण क्रिया द्वारा किशमिश के अंदर जाने लगते हैं, जिसके कारण किशमिश क्या, कितना बढ़िया, किशमिश क्या हो जाता है भैया, फूल जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रुधिर कोशिका, जानते हैं रुधिर कोशिका मतलब आरबीसी, आरबीसी के अंदर जो लिक्विड है, द्रव है, उसकी सांद्रता एक 0.9 NaCl के विलयन की सांद्रता के बराबर होती है। अगर ध्यान देंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं जैसे का ये पहला पॉइंट है, जैसे का दूसरा पॉइंट हम आपको बता देते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया भैया, एकदम याद रखिएगा। और ये चीज हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको बताने वाले हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। रुधिर कोशिका यानी आरबीसी, एकदम आपको समझ में आने वाला है भैया। कौन सी कोशिका बेटा, रुधिर कोशिका। ठीक, रुधिर कोशिका का द्रव, ठीक, रुधिर कोशिका का द्रव यानी रुधिर कोशिका के अंदर जो द्रव है, ठीक, की सांद्रता, इसकी जो सांद्रता होती है कितने के बराबर होती है? ये जो इसकी सांद्रता है, ध्यान दे बेटा, रुधिर कोशिका की, ठीक, रुधिर कोशिका के द्रव की सांद्रता, ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे बेटा, रुधिर कोशिका के, हाँ, द्रव की सांद्रता जो होती है 0.9, ध्यान दें आप, 0.9% NaCl की विलयन की सांद्रता, ये जलीय विलयन है, ठीक, ये विलयन की सांद्रता की समान सांद्रता होती है। ठीक, यदि इससे अधिक सांद्रता वाले विलयन में, मेरी बात समझिए, कितना बढ़िया पॉइंट, रुधिर कोशिका के द्रव की, ठीक, सॉरी, रुधिर कोशिका के द्रव की सांद्रता जो होती है वो 0.9% NaCl के विलयन की सांद्रता के समान होती है। ठीक, यदि इससे ज्यादा सांद्रता वाले विलयन में यदि रुधिर कोशिका को रख दें, इससे ज्यादा, तो ये रुधिर कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक, और इससे कम, बेटा ध्यान दीजिएगा, इससे कम सांद्रता वाले विलयन में यदि रुधिर कोशिका को रखेंगे तो रुधिर कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक, इसका मतलब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये सब क्यों हो रहा है, परासरण, ये आपके एनसीईआरटी में है, जरा ध्यान से सुन ले ताकि एकदम याद हो जाता है, ठीक है, तो समझेंगे। ठीक, ये हो जाता है एकदम सही जब बाह्य विलयन की सांद्रता, भैया मेरी बात समझेंगे, जब बाह्य विलयन की सांद्रता, ठीक, इज ग्रेटर देन क्या, 0.9, ठीक, % NaCl विलयन की क्या सांद्रता। ठीक, जब बाह्य विलयन की सांद्रता, भैया ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब बाह्य विलयन की सांद्रता जो है, बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता 0.9% NaCl विलयन की सांद्रता, ठीक, से क्या है, अधिक है, तो ठीक, इस विलयन में, अगर इस विलयन में, ऐसे विलयन में, तो इस विलयन में, ठीक, आरबीसी रुधिर कोशिका जो है, ठीक, जो आरबीसी है, आरबीसी ऐसे विलयन में रखेंगे, बाह्य विलयन की सांद्रता इससे अधिक है, तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में क्या होगा कि आरबीसी के लिक्विड से, आरबीसी का जो द्रव है उससे द्रव, जल या विलायक क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, जिसके कारण आरबीसी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो इस विलयन में आरबीसी क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, एकदम याद रखिएगा, ठीक, संकुचित हो जाएगी भैया। क्यों? क्योंकि परासरण की क्रिया के कारण, ठीक, परासरण की क्रिया के कारण, ठीक, जो द्रव है आरबीसी से बाहर जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के विलयन की सांद्रता आरबीसी के अंदर के विलयन की सांद्रता से अधिक हो गई। आरबीसी की जो परत है, मेम्ब्रेन है, वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अब क्या होगा बेटा, ठीक, आरबीसी की झिल्ली से, ठीक, पार करके कम सांद्रता आरबीसी के अंदर हो गया, तो परासरण की क्रिया में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, ठीक, जल, ये द्रव के अणु जाने लगते हैं। तो यही चीज यहां पर भी होगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे आप। इस तरीके से आरबीसी से, ठीक, द्रव बाहर निकलने लगेगा, जिसके कारण आरबीसी क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं, यदि, ठीक, जब, भैया 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 एकदम आसान, जब बाह्य विलयन, हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, जब बाह्य विलयन
की सांद्रता, भैया ध्यान दीजिएगा, जब बाह्य विलयन की सांद्रता कम हो जाए किससे, 0.9%, ठीक, 9% NaCl विलयन से, ठीक, अगर कम हो जाएगी, ठीक, तो क्या स्थिति होगी, तो इस विलयन में, भैया इस विलयन में आरबीसी, आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अब क्यों फूल जाएगी, हम एक ही चीज कब बस बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी क्यों फूल जाएगी, बाहर के विलयन की जो सांद्रता है बाबू वो कम हो गई ना, कम हो गई, एक इसके सांद्रता के बराबर होती है आरबीसी की सांद्रता, और इससे सांद्रता कम हो गई, और जब कम सांद्रता वाले में रखेंगे तो ठीक, जो द्रव के अणु होते हैं, विलायक के अणु होते हैं, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाएंगे, यानी बाहर के विलयन से आरबीसी में जाएंगे, जिससे आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अगर बराबर है तो कोई परासरण की क्रिया नहीं होगी, ठीक, अगर बराबर है इतने में विलयन में रखेंगे तो कोई परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो कितना बढ़िया से हमने आपको परासरण पूरा बता दिया, ठीक, परासरण किसे किसे कहते हैं, ये हाई इंटर लेवल का है हम लोगों का परासरण, ठीक, परासरण किसे कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, हमने बताया जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण। जैसे किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर किशमिश फूल जाता है, क्यों, क्योंकि बाहर के विलयन की सांद्रता कम है, किशमिश के अंदर ज्यादा है, और किशमिश की परत अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो जल के अणु कहां जाने लगेंगे, किशमिश के अंदर, और किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि किशमिश की झिल्ली अर्धपारगम्य है, किशमिश के अंदर विलयन की सांद्रता जल से अधिक है, जिसके कारण जल के अणु परासरण क्रिया द्वारा किशमिश के अंदर जाने लगते हैं, जिसके कारण किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखें, रुधिर कोशिका वाला ले लिया हमने, रुधिर कोशिका के अंदर जो द्रव है, एकदम याद रखिएगा, कभी पूछ दिया जाएगा, रुधिर कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, यानी आरबीसी के अंदर जो द्रव होता है, उसकी सांद्रता 0.9% NaCl की सांद्रता के बराबर होती है, ठीक, 0.9% NaCl की सांद्रता के बराबर होती है। यदि इससे अधिक सांद्रता वाला विलयन ले लेंगे, बाहर का विलयन इससे अधिक सांद्रता है, यानी रुधिर कोशिका के विलयन से अधिक सांद्रता है, तो रुधिर कोशिका से द्रव ठीक कहां जाने लगेगा, बाहर, विलायक के अणु बाहर, जिसके कारण वो क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। और यदि बाहर के विलयन की सांद्रता इससे कम है तो अब ठीक क्या होगा, वहां से अंदर आने लगेंगे आरबीसी परासरण क्रिया के कारण, ठीक, जिसके कारण आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कितना बढ़िया पॉइंट है, एकदम याद रखिएगा बेटा। अब हम लोग बेटा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और दूसरा टॉपिक बाबू वो क्या है, परासरण दाब, ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, परासरण दाब। एकदम ध्यान से देखेंगे, परासरण दाब जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ठीक ना। परासरण दाब किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अणु कहां से कहां जाएंगे, परासरण क्रिया में, ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, ध्यान दे बेटा, ठीक, परासरण क्रिया में क्या होता है, ठीक, परासरण क्रिया में हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने, एकदम ध्यान से बाबू, ठीक, परासरण क्रिया में, ठीक, परासरण क्रिया में, ठीक, विलायक के अणु, हाँ बाबू देखिए आप, विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से, ठीक, ध्यान दें, विलायक के अणु क्या करते हैं, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली, भैया 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 ध्यान से देखें, अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या करेंगे, पार करेंगे, ठीक, पार करके, ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या करके, पार करके कहां जाएंगे, ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता वाले विलयन से, यही हम लोगों ने पढ़ा अभी अभी, कम सांद्रता वाले विलयन से, इतनी बार आपको बता देंगे कि एकदम याद हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कम सांद्रता वाले विलयन से, भैया कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, हाँ, विलयन की तरफ क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक ना, एकदम सही भैया हो, ठीक, एकदम मस्त पॉइंट है। परासरण क्रिया में ये होता है। अब क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, यानी विलायक के अणु, ठीक, कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले की तरफ न जाएं, तो देखिए कितना बढ़िया पॉइंट भैया, एकदम मस्त। परासरण क्रिया को क्या करने के लिए, रोकने के लिए बाबू, रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, ठीक, समझे बेटा, ठीक, परासरण क्रिया को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, परासरण क्रिया को आप रोक रहे हैं,
परासरण क्रिया को रोकने के लिए, ठीक, अधिक सांद्रता, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने, अधिक, ठीक, अधिक सांद्रता वाले परासरण क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन, ठीक, विलयन की तरफ लगाया गया दाब ही, लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है बेटा? परासरण दाब कहलाता है। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट, फिर से सुन लें आप, ठीक है बाबू, ध्यान दें आप। परासरण दाब किसे कहते हैं? ठीक, सुने आप एकदम ध्यान से। परासरण क्रिया में विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया जाते ही हैं। अब इनको रोकना है। आप सोच सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक, जैसे जैसे मान लेते हैं कोई बीकर है, ठीक, और इसमें हमने क्या ले लिया? रुधिर कोशिका, ये आरबीसी है, ठीक, और बाहर हमने कोई क्या ले लिया? विलयन, ठीक, विलयन। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, बाहर कोई हम लोगों ने क्या ले लिया? विलयन ले लिया, सही है, सही है, ठीक। और ये आरबीसी है भैया, आरबीसी के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, मेरी बात एकदम बढ़िया से सुनिए और समझने की कोशिश। आरबीसी के अंदर भी इसका खुद का विलयन है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं, ठीक, कि बाहर का जो विलयन है, ये बाहर का जो विलयन है, इसकी सांद्रता अधिक है, ठीक, विलयन है जो बाहर का, भैया ध्यान दें, यहीं पे लिख देते हैं हम, विलयन की क्या सांद्रता इज ग्रेटर देन 0.9% NaCl की सांद्रता, एकदम सही बेटा, ठीक ना, इससे ज्यादा है। अब बाहर के विलयन की ज्यादा है तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर से अणु, ठीक, आरबीसी के अंदर से अणु किधर आना चाहेंगे? बाहर, और आरबीसी क्या करेगी? ठीक, सिकुड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके अंदर की सांद्रता कम है, और हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले की तरफ, ठीक, अणु जाते हैं, ठीक, मिला के तो बाहर आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है बेटा? ध्यान दीजिएगा कि बाहर से इतना प्रेशर लगा दीजिए, यहाँ पे चाहे ऊपर से दबा दीजिए आप, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पिस्टन लगी है, जो ऊपर नीचे क्या कर सकती है? सरक सकती है। तो यहाँ पे, ठीक, समझ सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप वेट को बढ़ाते चले जाएं, वेट को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, ठीक, इस पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे भैया दाब बढ़ेगा, ठीक, तो विलायक के जो अणु हैं, रुधिर कोशिका से बाहर आने की गति उनकी कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा दाब हो जाएगा, इतना दाब हो जाएगा इस बाह्य विलयन में, ठीक, इतना दाब हो जाएगा कि एक भी विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली यानी आरबीसी की झिल्ली को पार करके, ठीक, बाहर के विलयन में नहीं आ पाते हैं, ठीक, तो यानी परासरण की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ये जो बाहर से जो दाब लगाया गया है अधिक सांद्रता वाले विलयन पर, जो बाहर से बेटा दाब लगाया गया है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब, ठीक। हाँ, मेरी बात फिर से सुने, परासरण क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ लगाया गया दाब, या अधिक सांद्रता वाले विलयन में लिखेंगे और सुंदर हो जाएगा, ठीक, अधिक सांद्रता वाले विलयन में, हाँ, अधिक सांद्रता वाले विलयन में, अब सही है, विलयन में लगाया गया दाब ही परासरण दाब कहलाता है। आपने अधिक सांद्रता वाले विलयन में दाब लगा दिया, यही दाब क्या होगा? परासरण दाब, ठीक, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। अब ये बेटा परासरण दाब किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उसको देखें, ध्यान दीजिएगा। ये जो परासरण दाब है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दें। परासरण दाब ये अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। परासरण दाब जो होता है किन किन चीजों पर निर्भर करता है? परासरण दाब, ताप एवं सांद्रता किसकी होगी? विलयन की, ठीक, अधिक सांद्रता वाले विलयन की, ठीक। परासरण दाब जो है ताप एवं सांद्रता, जिस पर आप दाब लगा रहे हैं उसी का ताप और सांद्रता है, ठीक। परासरण दाब जो होता है ताप एवं सांद्रता के भैया समानुपाती होता है, ठीक बेटा, ठीक, एकदम सही। तो जब समानुपाती होता है तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, P परासरण दाब समानुपाते T और P समानुपाते क्या? C, ठीक ना, दोनों को एक साथ लिखेंगे बेटा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? CT, ठीक। अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट,
ठीक, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर P बराबर लिखेंगे तो एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, वो गैस कांस्टेंट होता है, ठीक, तो क्या हो जाता है RCT, ठीक, P इज इक्वल टू RCT होता है, RCT, ठीक, P इज इक्वल टू क्या RCT। R क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R भैया वो R जो है वो गैस नियतांक है, ठीक, क्या है गैस नियतांक, एकदम ध्यान से सुनिए आप, आर क्या है बाबू गैस नियतांक है, ठीक। सी तो आप जान ही रहे हैं सांद्रता, टी क्या है ताप है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। सी जो है सांद्रता है और टी क्या है ताप है, यानी आर क्या हो गया गैस नियतांक, तो पी इज इक्वल टू आर सी टी। इसको और डिटेल कर देते हैं, जरा एकदम ध्यान से देखेंगे आप भैया हो, एकदम ध्यान से इसको और बढ़िया से हम बता देते हैं, ठीक। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी क्या है सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, ठीक बेटा, सांद्रता है, सी क्या है सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, पी बराबर क्या आर सी टी, क्या हो गया आर सी टी, ठीक है। अब सी सांद्रता है, तो सांद्रता हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, सी बराबर, यानी हम यहां पे लिख पाते हैं क्या हो बाबू सांद्रता, बेटा ध्यान दीजिए, सांद्रता सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर मोलों की संख्या, एक मोलों की संख्या, ठीक, मोलों की संख्या अपान क्या 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 आयतन लीटर में, आयतन किसमें लीटर में, ठीक, यानी C इज इक्वल टू भैया, C इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे N2, मान लेते हैं ये विलेय के मोलों की संख्या ही होती है, N2 अपान क्या V, C इज इक्वल टू N2 अपान V, ठीक है एकदम बढ़िया, ठीक, C इज इक्वल टू N2 अपान V। यहां पे हम इसको क्या दे लेते हैं बाबू समीकरण फर्स्ट, अब यहां पे लिख देते हैं यह मान कहां रखने पर हो, समीकरण फर्स्ट में, क्या करने पर रखने पर, जब बेटा ये समीकरण फर्स्ट में आप रखेंगे यहाँ पे तो क्या फार्मूला निकल के आएगा परासरण दाब का, P बराबर, ठीक, हम क्या लिख पाएंगे R इंटू एन अपान वी इंटू टी, सही है, N2 अपान वी इंटू टी, एकदम सही एकदम सही एकदम मस्त। अब फिर बेटा N2 क्या है मोलों की संख्या, तो N2 बराबर क्या होता है W2 भार बटा में क्या अणुभार, कितना बढ़िया पॉइंट है, कितना बढ़िया तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां रख देंगे बेटा ध्यान दीजिएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा R इंटू W2 इंटू टी अपान क्या M2 इंटू क्या भी, ये परासरण दाब का जो आपके लेवल का ये फार्मूला है, P बराबर RW2T अपान M2 इंटू V, ठीक है एकदम बढ़िया, P बराबर RW2T अपान M2 इंटू V, ये आ गया। अब यहीं से यदि ठीक अणुभार पूछ दे, ठीक अणुभार पूछ दे विलेय का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी बेटा यहां पूछ दे विलेय का क्या चीज अणुभार, ठीक, या अणुभार को ही क्या कहते हैं मूलर द्रव्यमान, ये भी याद रखिएगा मूलर द्रव्यमान, और मूलर द्रव्यमान M2 है, तो हम लोग M2 को यहां कर लेते हैं, यानी M2 इज इक्वल टू P यहां जाएगा, तो देखें R आ गया, W2 आ गया, T अपान, ठीक, इसको यहां कर लेंगे तो क्या आ जाएगा P इंटू V। तो इस तरीके से हम लोगों ने मूलर द्रव्यमान यानी अणुभार भी निकाल दिया। ये परासरण दाब हमने आपको खूब बढ़िया से समझा दिया, ठीक, बहुत आसान है, एकदम ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा भैया, ठीक ना। तो ये हमने बता दिया, तो अब एक छोटा सा और पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम हटाते हैं, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत आसान है, समपराशरी, अति पराशरी, अल्प पराशरी। समपराशरी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समपराशरी विलयन, ठीक, समपराशरी विलयन, ठीक ना, हम लोग कह सकते हैं समपराशरी विलयन किसे कहेंगे, एकदम आसान, एकदम याद रखिएगा, नाम से ही क्लियर है, ऐसे विलयन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता, ठीक, जिनकी सांद्रता रुधिर कोशिका के जीव द्रव्य कह सकते हैं या द्रव्य भी कह सकते हैं, ठीक, के जीव द्रव्य की सांद्रता 0.9% NaCl विलयन की सांद्रता के समान होती है इसकी सांद्रता, ठीक, कितना बढ़िया काम, समझे आप, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता रुधिर कोशिका के जीव द्रव्य की सांद्रता यानी 0.9% Na विलयन की सांद्रता के समान होती है,
समान होती है तो इन्हें क्या कहेंगे, रुधिर कोशिका के सापेक्ष। ये ऐसे नहीं कि किसी कहीं ये सापेक्षता वाला, सापेक्ष वाले है ना, तुलनात्मक है। कहीं ये कई विलयन सम पराशरी हो जाएगा, कहीं वही अल्प पराशरी भी हो सकता है, कहीं अति पराशरी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किससे तुलना की जा रही है। तो ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझे। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता रुधिर कोशिका के जीव द्रव्य की सांद्रता यानी 0.9% NaCl विलयन की सांद्रता के समान होती है, इन्हें रुधिर कोशिका के सापेक्ष, भैया कितना बढ़िया पॉइंट, रुधिर कोशिका के सापेक्ष समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक, समपराशरी, ठीक, विलयन कहते हैं। ये तो हो गया समपराशरी विलयन, ठीक, एकदम बढ़िया। फिर बेटा ध्यान देंगे, समपराशरी के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, अति पराशरी। सब समझ गए होंगे अब तो, ठीक ना। अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन किसे कहते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अति पराशरी विलयन आइसोटोनिक, ठीक ना। तो अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन क्या होते हैं, तो एकदम एकदम क्लियर हो गया, अति माने अधिक, तो जिनकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक ना। हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कौन समपराशरी विलयन, हम कह सकते हैं यहाँ, भैया यहाँ पहले लिख देते हैं, यहाँ परासरण की क्रिया नहीं होती है, परासरण की क्रिया भैया यहाँ नहीं होती है, ठीक। यहाँ इस प्रकार के विलयन में परासरण की क्रिया नहीं होगी, ठीक ना। अति पराशरी हम कह सकते हैं ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता, हम ऐसे ही बता देते हैं, अति पराशरी और अल्प पराशरी, एकदम याद रखिएगा, ठीक, एकदम बहुत कठिन नहीं, एकदम आसान है। अल्प पराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन, इसको समझ गए होंगे ना, अब एकदम आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाए, खुद लिख लेंगे, अपने से लिख लेंगे बेटा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता रुधिर कोशिका के जीव द्रव्य की सांद्रता यानी इतना के समान होती है, इन्हें क्या कहते हैं, रुधिर कोशिका के सापेक्ष समपराशरी विलयन। और जिनकी सांद्रता इससे अधिक होती है, यानी रुधिर कोशिका के जीव द्रव्य की सांद्रता यानी इससे अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को हम लोग अति पराशरी विलयन कहते हैं। इस विलयन में जो अणु होते हैं, ठीक, ऐसे विलयन को अति पराशरी, लेकिन किसके सापेक्ष, रुधिर कोशिका के सापेक्ष अति पराशरी विलयन कहेंगे, ठीक। और ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता रुधिर कोशिका के जीव द्रव्य की सांद्रता यानी इतने से कम होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं, ठीक। अति पराशरी विलयन में जो रुधिर कोशिका होती है, अगर उसको रख दिया आपने तो क्या होगा, ठीक, उस खुद उससे द्रव बाहर जाएगा, जिसके कारण संकुचित हो जाएगी। अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे, अल्प पराशरी विलयन में, तो वहां पे ठीक, अब विलयन जो उसके अंदर जाने लगेगा, विलायक के अणु, ठीक, तो उसे अल्प पराशरी विलयन कहेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमने समपराशरी, अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन को समझा दिया, ठीक ना। तो परासरण हो गया, परासरण दाब हो गया, फिर अति पराशरी, समपराशरी, अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन हो गए, ठीक। अब बेटा एक छोटा सा सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक ना, और फिर इसके साथ ये लेक्चर को क्या करेंगे हम लोग, समाप्त। तो सवाल हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एनसीईआरटी किताब है, उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, उसको हम बता देते हैं आपको। हाँ देखिए, सवाल कह रहा है भैया, समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। हाँ, एक छोटा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है एक प्रोटीन का जलीय विलयन है भैया, एक प्रोटीन का क्या है, जलीय विलयन है। एक प्रोटीन का जलीय विलयन है जिसमें कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। कह रहा है एक प्रोटीन का जलीय विलयन है, ठीक, जिसके जिसके 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, आयतन में, ठीक, देखें कितना घुला हुआ है प्रोटीन, तो 1.26 ग्राम, 1.26, हाँ 1.26 ग्राम, बेटा ध्यान दीजिएगा, 1.26 ग्राम, ठीक, प्रोटीन क्या है, घुला है, ठीक, 1.26 ग्राम प्रोटीन घुला है, ठीक है। इस विलयन का परासरण दाब, इस विलयन का बेटा ध्यान देंगे आप,
एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, काफी बढ़िया लग रहा है हमको, ठीक है। इस विलेन का परासरण दाब हमको दे दिया 2.57 इंटू 10 पावर -3 बार दिया हुआ है, ठीक है, परासरण दाब। अब हमसे प्रोटीन का अणुभार पूछ रहा है, प्रोटीन का अणुभार, ठीक। प्रोटीन का अणुभार ज्ञात कीजिए, अभी अभी हमने समझाया था, आप देखेंगे, ठीक ना। प्रोटीन का अणुभार आपको ज्ञात करना है, तो अभी अभी फिर से हम एक बार हल्का सा फट से बता देते हैं। आप ध्यान दे बेटा, हमने अभी अभी बताया कि जो परासरण दाब होता है P, ठीक, समानुपात है क्या C और क्या T। तो P बराबर क्या लिखा हमने थे, लिखा था RCT भैया, ठीक। फिर P बराबर बेटा ध्यान दीजिएगा R, C सांद्रता यानी मोलों की संख्या अपान क्या चीज, अणुभार, यही ना होता है, सॉरी, मोलों की संख्या अपान आयतन, मोलों की संख्या अपान क्या, आयतन, आयतन लीटर में इंटू टी हो गया, ठीक। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या बराबर भार बटा में क्या, अणुभार, ठीक ना, m2 इंटू वी और इंटू क्या हो गया टी, यही ना है, ठीक है। अणुभार हमसे पूछ रहा है, m2 इधर लेके चले जाते हैं, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r हो गया और क्या W2 हो गया बेटा, और क्या हो गया T ना, RW2T, R हो गया W2 हो गया T अपान, यहाँ पे क्या लिख पाएंगे हम लोग, m2 है तो P अभी यहाँ जाएगा m2 की जगह, P इंटू क्या हो गया बेटा भी, ठीक, एकदम बढ़िया। m2 इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, R की वैल्यू आपको आना चाहिए 8.03 होता है, 31 होता है 8.03। W2 बेटा, W2 यहाँ दिया है कितना 1.26, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर की भी जरूरत है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक। कह रहा है एक प्रोटीन का जलीय विलयन है जिसके इतने सेंटीमीटर आयतन में इतना ग्राम प्रोटीन घुला है, ठीक। यहाँ पे ताप हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, कितना केल्विन, 300 केल्विन, याद रखिएगा ताप, ठीक। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखना है, 300 रख देना है, ठीक। अपान पी, पी प्रेशर दिया हुआ बेटा कितना 2.57 इंटू 10 पावर -3, ठीक, ये हो गया। और क्या भी, कितने आयतन में, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में चेंज करना होगा, एकदम बहुत जरूरी है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो लीटर में बेटा 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक। सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको लीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से हमें भाग दे देंगे, तब जाके ये किसमें आ जाएगा, लीटर में, ठीक। अब बेटा इसको आप खूब बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना, और आपको जरूर आ जाएगा, गुणा भाग करना है, ठीक। तो इस तरीके से बेटा इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। अब बहुत सारे सवाल आपको हम बताने वाले हैं, ठीक ना, एनसीईआरटी के ही सवाल। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम पढ़ाई में खूब व्यस्त रहे बेटा, खूब मन से पढ़े, खूब मेहनत से पढ़े, ताकि आपका भविष्य उज्जवल है, यही मेरी भगवान से भी प्रार्थना है, ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।